हर कोई एक एडवाइस देता है, इन्वेस्ट करो, पैसा को काम पर लगाओ। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, जब कोई बिगनर पूछता है ठीक है लेकिन इन्वेस्ट एग्जैक्टली किस चीज में करूं, तब ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर कोई बोल देता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, बस। लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम बता देना और इन्वेस्टमेंट समझा देना दोनों अलग चीजें हैं। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर गलत जगह पैसा लगा दिया तो। सच कहूं, मैं भी एग्जैक्टली इसी स्टेज पर हूँ। मेरे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बस कंफ्यूजन है। लेकिन धीरे एक चीज समझ आई, रिच लोग इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी रिच हैं। वो रिच इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक एक सही इन्वेस्टमेंट किया। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। लेकिन जो पहली इन्वेस्टमेंट है उसका स्टॉक मार्केट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ऑनेस्टली अगर तुम ये पहला स्टेप स्किप कर देते हो तो बाकी 4 इन्वेस्टमेंट भी उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मुझे एक सिंपल सा जवाब दो, अगर कल से तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए या तो इन्वेस्टिंग करना इजी होगा या मुश्किल? ऑब्वियसली इजी ही होगा। अब सवाल ये है, सैलरी डबल कैसे होगी? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हो। सैलरी तब बढ़ती है जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ती है स्किल्स से। इसी को फाइनेंस लैंग्वेज में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। मतलब तुम कितना कमा सकते हो, ना कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। प्रॉब्लम ये है, लोग सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। लेकिन सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो तुम्हारी अर्निंग पावर बढ़ा दे। सोचो, तुमने 20,000 किसी ऐसी स्किल पर खर्च किए जो अगले 6 महीने में तुम्हारी इनकम 30,000 या 50,000 पर मंथ बढ़ा दे। अब वही एक्स्ट्रा इनकम हर महीने इन्वेस्ट होने लगे। अब वेल्थ किस चीज ने क्रिएट की? स्टॉक मार्केट ने या उस स्किल ने जिसने तुम्हारी इनकम बढ़ाई? यही है इन्वेस्टिंग का असली मल्टीप्लायर। एक स्किल ज्यादा इनकम देती है, और ज्यादा इनकम ज्यादा इन्वेस्टिंग करवाती है, और ज्यादा इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। ये चेन अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इंटरनेट पर जो भी कोर्स दिखे सब खरीद लो। हर मेंटर जेन्युइन नहीं होता, हर कोर्स लाइफ चेंजिंग नहीं होता, कभी पैसे वेस्ट भी होंगे। और ऑनेस्टली ये इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। हर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारी अर्निंग पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले गई तो वो बाकी लॉसेस को कवर कर सकती है। इसलिए अगर तुम करियर की स्टार्टिंग स्टेज में हो तो पहले टारगेट करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए। पहले टारगेट होना चाहिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। एक ऐसी स्किल चूज करो जिसे सीखने में तुम इंटरेस्टेड हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और जिसके लिए लोग जेन्युइनली अच्छा पैसा देने को रेडी हो। आज के टाइम पर एआई, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये इनकम मल्टीप्लायर्स हैं। और जब इनकम बढ़ने लगती है तब एक नई प्रॉब्लम आती है। अब पैसा आ तो रहा है, लेकिन उस पैसे को ग्रो कैसे करें? बैंक अकाउंट में छोड़ दें या कहीं इन्वेस्ट करें? और वहीं से शुरू होती है इन्वेस्टमेंट नंबर 2। अब तुमने खुद पर इन्वेस्ट कर लिया, स्किल्स बेटर हो गई, इनकम भी पहले से इंप्रूव होने लगी। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन आता है, इस पैसे का करना क्या है? क्या बैंक अकाउंट में पड़ा रहने दें या इन्वेस्टमेंट करें? देखो, बैंक अकाउंट पैसा सेफ जरूर रखता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है इन्फ्लेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर साल चीजों की प्राइस बढ़ती रहती है। जो चीज आज 100 रुपए की है, हो सकता है कुछ साल बाद वही 130 या 150 की हो जाए। अब सोचो, अगर तुम्हारा पैसा बैंक में वैसे ही पड़ा रहे तो नंबर तो सेम है, लेकिन उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसी वजह से सिर्फ पैसा सेव करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, पैसे को ग्रो भी करना पड़ता है। और यहीं से स्टॉक मार्केट पिक्चर में आता है। अब जैसे ही लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में 2 चीजें आती हैं, और सच इन दोनों के बीच में है। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, लेकिन अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो कसिनो जरूर बन जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक होता क्या है। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के एक छोटा ऑनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो हो गई तो जनरली तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, और कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा इन्वेस्टर को देती है, और इसे कहते हैं डिविडेंड। यानी स्टॉक मार्केट से पैसा 2 तरीके से आ सकता है, एक कंपनी ग्रो करे और दूसरा कंपनी प्रॉफिट शेयर करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी कंपनी? हर रोज कोई ना कोई बोलता है ये स्टॉक डबल होने वाला है, ये नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा। भाई ये मिस मत करना, लेकिन रियलिटी ये है, आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी टॉप पर होगी ये कॉन्फिडेंटली कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए बिगनर्स के लिए एक कंपनी चूज करने से बेटर है एक सिस्टम चूज करना, और उस सिस्टम का नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुम रेस्टोरेंट गए, मेनू में 100 डिशेज हैं, अब तुम सिर्फ एक डिश ऑर्डर करते हो। रिस्क है अगर वो अच्छी नहीं निकली तो पूरा मील खराब। लेकिन अगर रेस्टोरेंट तुम्हें एक प्लेटर दे जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो, अब एक आइटम पसंद ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स फंड बिल्कुल वैसे ही काम करता है। एक कंपनी नहीं कई कंपनीज, एक सेक्टर नहीं कई सेक्टर्स, यानी एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू तुम इकोनॉमी के बहुत बड़े हिस्से का पार्ट बन जाते हो।
इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और बिलीव मी, ये वर्ड बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल वेपन है। अब एक और मिस्टेक जो बिगनर्स बहुत करते हैं, वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट ऊपर है, थोड़ा वेट करते हैं, क्रैश आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम यह है, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये कंसिस्टेंटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स प्रिडिक्शन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखते हैं। हर महीने हर सैलरी के बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, चाहे मार्केट ग्रीन हो या रेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में परफेक्ट टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइम इन द मार्केट। और जब तुम्हारा पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो होने लगता है, तब नेचुरली एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ स्टॉक से इनफ है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है जो रियल एस्टेट का बेनिफिट ले लेकिन करोड़ों रुपए की जरूरत भी ना पड़े। और वही है इन्वेस्टमेंट नंबर 3। अब तक हमने 2 इन्वेस्टमेंट की बात की, पहली खुद पर इन्वेस्टमेंट और दूसरी स्टॉक्स मार्केट। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिसका नाम सुनते ही लोग बोलते हैं, भाई असली पैसा तो प्रॉपर्टी में है। और ऑनेस्टली ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। आज दुनिया के बहुत सारे वेल्दी लोगों की पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट जरूर होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने रियल एस्टेट को इतना ग्लैमरस बना दिया है कि लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, रियलिटी नहीं देखते। इंस्टाग्राम पर सिर्फ ये दिखेगा मंथली रेंटल इनकम, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कितना डाउन पेमेंट होगा, कितना लोन लिया होगा, कितना इंटरेस्ट दिया होगा और मेंटेनेंस का कितना खर्चा आया होगा। कभी टेनेंट लेट पेमेंट करता है, कभी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है, कभी एक छोटी सी रिपेयर हजारों या लाखों का बिल बना देती है। इसलिए अगर तुम बिगनर हो तो सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी मत खरीद लेना क्योंकि किसी ने बोला था। रियल एस्टेट में ही पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। और यहीं पर आता है एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सोचो, एक कंपनी है जो खुद बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑन करती है, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, वेयर हाउसेज, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स और भी बहुत कुछ। अब तुम उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हो, मतलब इनडायरेक्टली तुम भी उस रियल एस्टेट का ऑनर बन जाते हो। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुम्हें करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेनांट ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्लम्बर को फोन करने की जरूरत नहीं है, और रात के 11 बजे खराब पाइपलाइन का कॉल भी नहीं आएगा। बस ऑनरशिप का बेनिफिट मिलता है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर REITs को रियल एस्टेट में एंट्री लेने का एक सिंपल तरीका मानते हैं। और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, रिच लोग सिर्फ चीजें खरीदते नहीं, वो ऑनरशिप खरीदते हैं। और नॉर्मल लोग मॉल में शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्टर मॉल का एक छोटा हिस्सा ऑन करता है। नॉर्मल लोग ऑफिस बिल्डिंग में जॉब करते हैं और इन्वेस्टर्स ऑफिस बिल्डिंग से इनकम कमाता है। यही माइंडसेट डिफरेंस है कंज्यूमर और इन्वेस्टर के बीच। जब तुम एसेट्स ऑन करना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे पैसा सिर्फ तुम्हारी सैलरी से नहीं, तुम्हारे एसेट से भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, वेल्थ बनाना सिर्फ हाई रिटर्न्स का गेम नहीं है। अगर तुमने 10 साल में अच्छा पैसा बना लिया लेकिन एक मार्केट क्रैश में उसका आधा खो दिया तो प्रॉब्लम है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं सोचते कितना कमा सकते हैं, वो ये भी सोचते हैं जो कमा लिया है उसे बचाना कैसे है। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट नंबर 4 शायद सबसे बोरिंग लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में से एक है। तो बेसिकली अब तक हमने 3 इन्वेस्टमेंट देखी, पहली खुद पर इन्वेस्टमेंट, दूसरी स्टॉक और इंडेक्स फंड, तीसरी रियल एस्टेट। और अगर तुमने नोटिस किया हो, इन तीनों का एक ही पर्पस था, वेल्थ क्रिएट करना। लेकिन फाइनेंशियल जर्नी का फेज ऐसा भी आता है जहां गेम चेंज हो जाता है। अब फोकस बनाने पर नहीं, पैसा बचाने पर होता है। और बिलीव मी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत फेमस इन्वेस्टिंग रूल है, रूल नंबर 1, पैसा मत गवाओ। रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 मत भूलो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी रिस्क ही मत लो, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा रिस्क जो अगर गलत भी हो जाए तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ खत्म ना हो। और इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रिलेटिवली सेफर एसेट्स में रखते हैं, जैसे बॉन्ड्स। जब तुम स्टॉक खरीदते हो तुम कंपनी के ऑनर बनते हो, लेकिन जब तुम बॉन्ड खरीदते हो तुम कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और बदले में वो तुम्हें इंटरेस्ट पे करती है। स्टॉक्स जितना रिटर्न शायद ना मिले, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। और जब मार्केट पैनिक में होता है तब स्टेबिलिटी की वैल्यू समझ आती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखते, कुछ पैसा ग्रोथ के लिए, कुछ पैसा प्रोटेक्शन के लिए। ये बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। तो अगर तुमने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम नोटिस करोगे मैंने कहीं भी गेट रिच क्विक वाली बात नहीं की, क्योंकि रियलिटी ये नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम जेन्युइनली रिच बनना चाहते हो तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, फिर स्टॉक्स के थ्रू वेल्थ बिल्ड करो, उसके बाद रियल एस्टेट से ऑनरशिप क्रिएट करो, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा प्रोटेक्शन के लिए रखो, और अगर हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी दिखे तो एक्साइटमेंट में नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करो। याद रखना, रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट होती है, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो सालों तक सही डिसीजंस को रिपीट करते रहते हैं। और शायद आज तुम जो पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे वही 10 या 20 साल बाद
तुम्हारी फाइनेंशियल स्टोरी डिफाइन करेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे शेयर जरूर करना और फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।